स्वागत है आपका हमारे आज के इस एपिसोड में जिसका नाम है अनफिल्टर्ड। पिछले एपिसोड में हमने शुरू किया था टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में। आज हम उसी टॉपिक को इस एपिसोड में आगे बढ़ाने वाले हैं। बुलाते हैं हमारे गेस्ट को और पूछते हैं उनसे कुछ और सवाल। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में आने का। आज हम इस मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो हमारा टॉपिक था उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो आजकल जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है और काफी सारे लोगों की जो विचारधारा हो गई है, वो इसी पाकिस्तान इंडिया का जो बंटवारा था या ये जो उस समय जिस तरह से आज के लोग गांधी जी को या नेहरू जी को, गांधी परिवार को देखते हैं, उन लोगों ने गांधी को, महात्मा गांधी को उन्होंने मतलब एक तरह से विलेन की तरह या बुरे इंसान की तरह देखना शुरू कर दिया है और गोडसे को जो है एज अ हीरो देखना शुरू कर दिया है। तो ये पूछना चाह रहा था कि क्यों मारा था गोडसे ने गांधी को, और उसमें क्या पूरा ये जो पूरा सिनेरियो था ये किस बारे में था। जो गोडसे ने जो मारा उसके एक विचारधारा जो भारत में उस टाइम चल रही थी वो विचारधारा कारण थी। गोडसे अकेला आदमी नहीं था, उसके लिए पूरी विचारधारा जो पैदा की गई थी विचारधारा उसके लिए। क्योंकि इसको लेके पटेल ने भी जो बात की है, उन्होंने ये बोला कि वो तो एक आदमी है गोडसे तो, लेकिन एक आदमी ने नहीं हत्या नहीं की, पूरी एक विचारधारा थी, उस विचारधारा से जुड़े लोग थे जिन्होंने इस तरह का उन्माद पैदा किया कि जिससे उस व्यक्ति ने जाके गोडसे ने उसकी हत्या की। तो ये उन्माद पैदा करने वाले बहुत सारे लोग थे, वो अकेले गोडसे नहीं था। गोडसे तो सिर्फ हत्या की है, लेकिन उसके कारण में उसके पीछे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसको पैदा किया। उसके लिए बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि एक तो कारण माना जाता है कि वो गांधी जी ने बंटवारा मान लिया। वो उसका तो मैंने पहले ही बताया कि बंटवारा गांधी जी ने नहीं माना था। बंटवारा तो दो लोग थे, जो दो संस्थाएं थी, एक मुस्लिम लीग और दूसरा हिंदू महासभा, जो दो राष्ट्र की बात कर रहे थे और उनकी वजह से हुआ बंटवारा। और बंटवारे के बाद जो है उसकी जो गांधी के ऊपर डाल दिया गया कि गांधी ने बंटवारा किया, जबकि गांधी का उसमें कोई रोल नहीं था। और जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाते तो बंटवारा ना होता तो उसको कौन मानता? क्या हिंदू महासभा या दूसरे जो संगठन थे जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे वो जिन्ना को प्रधानमंत्री मान लेते? तो वो तो सबसे बड़ी बात दिक्कत ये थी कि जब वो मानेंगे नहीं तो प्रधानमंत्री जिन्ना नहीं बनेगा, तो एक रहने वाली बात ही खत्म हो गई थी वहां। तो इसलिए गांधी जी को उस पर दोष देना तो गलत है कि गांधी जी के कहने पे बंटवारा हुआ। अब आते हैं उसको उनके ऊपर दिया। दूसरा जो गांधी को गोडसे ने मारा उसके कारण थे तीन। एक कारण था कि उसने, जब मैंने पहले बताया कि जब हिंदू जो वहां से आए थे, हिंदू और सिख जो आए थे पाकिस्तान से, वो दिल्ली में जब ठहरे तो उनके जो मुसलमानों के मकान और प्रॉपर्टी थी उस पर कब्जा करना चाहते थे। और उस पर वो चाहते थे कि इनको कब्जा करके इनको दे दिया, जबकि गांधी जी इसके विरोध में थे। उन्होंने इसके लिए मना किया कि कोई कब्जा नहीं कर सकता जब तक कि एक मैं बात करके आऊंगा और सब लोग वापस आएंगे अपने अपने घरों में रहेंगे। एक ये कारण था जिसके विरोध बहुत बड़ा किया। दूसरा उनका कारण था कि वो पाकिस्तान जाने वाले थे और पाकिस्तान जाके जिन्ना से बात करने वाले थे, और जिन्ना से वो नहीं चाहते थे कि जिन्ना से कोई बात हो, और इसका विरोध था। ये दूसरा कारण बनाया गया। तीसरा कारण जो सबसे बड़ा बताया गया, जो कोर्ट में उन्होंने माना कि गांधी जी ने पाकिस्तान को पैसे दिए, उनको वित्तीय सहायता पहुंचाई, जो कि उसने 48 में लड़ाई में इस्तेमाल की। तो वो वित्तीय सहायता नहीं पहुंचाई गई थी, ना कोई वित्तीय सहायता पाकिस्तान को दी गई थी। बंटवारे में जो था, जमीन के बंटवारे के साथ साथ जो संपत्ति थी, जो बैंक का पैसा या जो भी था, उसका भी बंटवारा हुआ था। उस बंटवारे में 75 करोड़ जो थे वो पाकिस्तान को देने थे, भारत को, क्योंकि 75 करोड़ उनका हिस्सा बनता था उसमें। तो 75 करोड़ उस टाइम नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम 20 करोड़ दे दिए थे। 20 करोड़ देने के बाद अधिक 55 करोड़ बाद में दे देंगे, ये बात करके बात खत्म हुई थी। तो जब बात बड़ी आगे तो 1948 में जब कश्मीर को लेके झगड़ा हुआ, तो इस बात को किया गया कि उसके 55 करोड़ रुपए जो है हम नहीं देंगे हम। तो उस बात पे गांधी जी ने बोला कि ये 55 करोड़ और ये जो लड़ाई है, अलग अलग चीजें हैं, दो चीजें। क्योंकि 55 करोड़ तो हमने साइन किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है। उस एग्रीमेंट में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही नहीं थे, उसको एग्रीमेंट में साइन कराने वाले अंग्रेज थे, और उसके साथ पूरी यूएनओ और सारा था। अगर वो 55 करोड़ नहीं देते तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाता केस, क्योंकि वो पैसा तो हमने उनको देना ही था, उनका हिस्सा था। अब तुम एक चीज लगाओ कि तुम और मैं हम दोस्त हैं, तुमने मेरे से 1 लाख रुपए ले लिया उधार।
अब परसों मेरे से झगड़ा हो गया तुमसे, अब तुम कहो मेरा तो तेरे से झगड़ा हो गया, मैं तेरे को 1 लाख क्यों दूंगा? तो इस पे क्या कहोगे? कोर्ट में जाओगे ना कि भाई मेरा पैसा तो इन्होंने दिया है, तो झगड़ा अलग चीज है, और वो पैसा मेरा है, वो तो तुम्हें देना पड़ेगा ना मेरे को वापस। तो गांधी जी का ये था कि वो पैसा तो उनको देना ही पड़ेगा। तो उस पैसे को उन्होंने दिलवाने की बात की और पैसा दे दिया, तो उसको वित्तीय सहायता मानते हैं कि उसको वित्तीय सहायता हुई। वित्तीय सहायता कोई नहीं थी, वो उसका पैसा था जो उसको दिया गया। और गांधी जी ने कहा कि ये जो हम, झगड़ा अलग चीज है, लड़ाई अलग चीज है, वो लेकिन पैसे को हम रख नहीं सकते। तो तुम अपने पर्सनल लेवल पे लेके देख लो कि दो आदमी, एक को पैसा दे दे और दूसरे, दोनों में झगड़ा हो जाए, तो कहे मैं तो पैसा नहीं दूंगा तेरे को। तो ये तो नहीं कर सकते ना। तुम्हारा झगड़ा तो अलग है, उस चीज को अलग निपटाओगे, और जो पैसा है वो तो अलग निपटाना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। तुम उसको मना नहीं कर सकते। तो वही गांधी जी ने बोला था, तुमको पाकिस्तान को पैसा देने से मना नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो पैसा देने की बात हुई, तो इसके खिलाफ थे वो। तो ये तीन चीजें बड़ी थी जिसके खिलाफ वो थे, और इसी की वजह से उनकी हत्या कर दी गई। तो अब उसको हम अपने पर्सनल लेवल पे देखें कि हम दो में लड़ाई हो तो, और हमारे पैसा उधार का चल रहा हो, तो उसमें हम कहें नहीं अब तो हमारा झगड़ा हो गया, अब तो हम पैसे नहीं देंगे, तो वो तो नहीं चलता ना। वो तो फिर कोर्ट कचहरी जाएंगे, तो वो भी इंटरनेशनल कोर्ट जाते, सब कुछ होता। उसमें इंडिया की बदनामी कितनी होती, ये सोचो ना, कि अभी नया नया आज़ाद होके और हम इंटरनेशनल कोर्ट के झगड़े में पड़ते, और इंटरनेशनल कोर्ट तो उनके फैसला उन्हीं के फेवर में जाता, उसी की फेवर में जाना ही था, वो पक्का ही जाना था। तो फिर उसको हम वहां पे कोर्ट में क्यों ले जाएं? उस केस को हम आपस में क्यों ना निपटा दें, उसका पैसा दे के खत्म करें, और झगड़े को अपने हिसाब से निपटाएं, लड़ाई को। तो इसलिए ये तीन मेन कारण थे जिनकी वजह से गांधी जी के खिलाफ थे वो। और नेहरू इसके जी के लिए एक बारे अच्छी में। किताब है, तुम्हारे हाँ। को एक किताब का नाम दे देता हूँ मैं। उस किताब में उन्होंने लिखा है, गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। ये एक किताब है। इस किताब को लिखा है क्या नाम है, अशोक कुमार पांडे ने। उसमें उन्होंने पूरे तथ्य और सारा डिटेल में बताया कि किस तरह से वो विचारधारा फैलाई जा रही थी, किस तरह से उनके खिलाफ आंदोलन चला। और गांधी जी की हत्या पहला वो नहीं है, उनकी हत्या के कई बार कोशिश की गई थी, और आखिरी उसमें वो कामयाब हुआ। उसने 3 4 बार कोशिश की थी, और उनकी पर कोशिश तो इंग्लैंड में भी हुई थी, उन पे साउथ अफ्रीका में भी उनको मारने की, हत्या की कोशिश हुई थी, क्योंकि वो जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता पे बात कर रहे थे, और जो दोनों ही तरफ के मुसलमान भी उनके खिलाफ थे और हिंदू भी खिलाफ थे, दोनों ही उनको मारना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि हिंदू ही, मुसलमान भी थे उनके खिलाफ जो उनको मारना चाहते थे। तो उनके ऊपर बहुत लोगों ने अटैक किया। उनके ऊपर एक तो था ही नहीं, कईयों ने अटैक किया, लेकिन वो आखिर में सक्सेसफुल हो गए उसमें। और नेहरू जी के बारे में जैसे कहा जाता है, पहले तो उनको बड़ा मतलब अय्याश किस्म का बंदे की तरह देखा जाता है, क्योंकि उनकी ब्रिटिशर लेडीज के साथ या इंडियन लेडीज के साथ बहुत सारी फोटोज ऐसी देखी हैं जो मतलब पार्टीज कर रहे हैं या उनके साथ बैठे हैं। हम्म। तो उस चीज को लेके लोग कहते हैं कि ये काफी मतलब इस तरह के मतलब लड़कीबाज टाइप के थे। देखो, हमारे यहाँ जो दो विचारधाराएं हैं, पुरानी विचारधारा में औरत जो है वो पुरुष की संपत्ति है। औरत से, स्त्री से वो दोस्ती का संबंध देख नहीं सकते। उनके लिए स्त्री तो उनका जो शारीरिक संबंध है वहीं तक है, या माँ बहन है, घर में रहने वाली एक ऐसी औरत है जिस पे उसका अधिकार है। उस पे दोस्ती के लिए उसको कोई जगह नहीं मिलती। इस तरह की विचारधारा में स्त्री को कोई समानता नहीं मिलती, उसमें कोई समानता का वो विचार ही नहीं है। तो वो दोस्ती की बात को कैसे समझेंगे? जिनके संगठनों में स्त्री को कोई सम्मान नहीं मिला, कोई भी ऐसा संगठन बताओ जिन्होंने स्त्रियों को उनमें बड़े बड़े पदों पे रखा हो। ऐसा कोई भी संगठन, चाहे वो कोई सी भी महासभा हो, हिंदू महासभा हो, आरएसएस हो, कहीं उनको महिलाओं को कोई बड़ी बड़ी पदों पे रखा है, या उनमें महिलाएं होती हैं? नहीं होती। कांग्रेस के अंदर कितनी महिलाएं थी? सरोजिनी नायडू थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, उसके अलावा वो जो थी, क्या नाम है उसका, राजकुमारी अमृत कौर थी, दुर्गाबाई देशमुख थी। उसके बाद एक और, क्या नाम है उनका, वो उनके नाम पे वो भी बना हुआ है वो, भीकाजी कौमा, भीकाजी कौमा थी। कितनी औरतें उस आंदोलन में थीं जो मर्दों के साथ मिलके काम कर रही थी, मिलके करनी थी, उनमें दोस्ती थी, उनमें संबंध थे। दुर्गा भाभी के बारे में अगर तुमने पढ़ा हो, दुर्गा भाभी ने किस तरह से सुभाष चंद्र बोस को यहाँ से निकाला और किस तरह से उनको बचाया। तो दुर्गा भाभी के पति की हत्या हुई, उसके बाद भी उन्होंने किस तरह से मदद की और उनको निकाला। तो आप इन औरतों पे अगर गलत ढंग से सोचोगे, उनके ऊपर गलत टिप्पणी करोगे या गलत फोटो लगाओगे, तो ये तो आपकी मानसिकता बता रही है ना कि आप तो स्त्री को बराबर का सम्मान दे ही नहीं रहे। आप क्या, कोई स्त्री को बराबर का सम्मान नहीं हाँ, मिलता क्योंकि आपकी कोई। जो पूरे हम
पढ़ते भी हैं, जैसे आजादी की लड़ाई के बारे में जब पढ़ते हैं, क्रांतिकारियों में हो गए या आंदोलन वालों में हो गए, कोई भी लेडीज का नाम इतना आता नहीं है। आता नहीं है। इसीलिए नहीं आता ना, लेकिन कांग्रेस में तो बहुत आते हैं नाम। कांग्रेस में मैंने कितने नाम गिनवा दिए, कितने नाम हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए। सरोजनी नायडू का नाम तुमने सुना ही है। विजय लक्ष्मी पंडित तो यूएनओ में रही, सदस्य रही। तो इस तरह से कांग्रेस में ये वो जो था ना, एक खुलापन था, स्त्री पुरुष को बराबर का सम्मान था। तो उनमें दोस्ती भी थी। इसलिए नेहरू जी की दोस्ती महिलाओं से, चाहे वो हिंदुस्तान की हो चाहे वो विदेश की हो, उनके साथ दोस्ती के संबंध थे। अब आप दोस्ती के संबंध को कहो कि वो गलत थे या वो बुरे थे, तो वो तो फिर उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकता ना। आपकी विचारधारा है, आपकी मानसिकता ही गलत है, उसमें कैसे कह सकते हो। आजकल अगर कोई लड़का लड़की घूम रहे हैं तो आज भी जो है वो वैलेंटाइन डे पे पीट देते हैं, मार देते हैं, या वो क्या क्या करते हैं, तुमने देखा है। तो उनकी मानसिकता पे कैसे करोगे, उनकी मानसिकता ही गलत है, उनके विचार गलत हैं। उनके सिर्फ शारीरिक संबंध के अलावा स्त्री का कोई वो ही नहीं है, नहीं, और स्थान नहीं है। शारीरिक संबंध की भी अगर बात करें, तो अगर मान भी ले, चलो नेहरू जी का किसी के साथ संबंध भी था, अब बिल क्लिंटन था उसका, हिलरी क्लिंटन उसका, जो मोनिका लेविंस्की का आया था केस, लेकिन मेन चीज ये है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर आप उसको, एज अ प्रेसिडेंट आप उसको देखो, उसकी काबिलियत क्या है। उसका पर्सनल लाइफ के अंदर कोई अफेयर होता है तो वो एक अलग चीज है ना, पॉलिटिकल चीज हाँ, और पर्सनल चीज अलग चीज है वो ना। अलग है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर फिर भी तुम उसको चरित्र के हिसाब से भी जोड़ो कि वो उनका चरित्र है, तो उनका तो चरित्र एकदम साफ था। ऐसा कोई उनका कोई संबंध था ही नहीं है। उनकी हम्म। पत्नी की डेथ हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उनका कोई ऐसा संबंध किसी से तो कभी नहीं रहा। लेकिन हाँ, वो खुले विचार के थे, दोस्ती करते थे, हर एक से मिलते थे। तो उसको अगर गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो वो बात अलग है, वरना ऐसी उनके अंदर कोई वो बात ही नहीं थी। और जो क्या नाम है उसका, आखिरी वायसराय की वाइफ के साथ जो संबंध बताए जाते हैं, या उनकी दोस्ती बताई जाती है, उनकी लड़की ने खुद लिखा है कि उनकी माँ का और नेहरू जी का भावना तक नहीं, उनका जो था क्योंकि वो दोनों ही पढ़े लिखे थे और एक विचार पे बात करते थे। उनमें एक विचारधारा का आदान प्रदान होता था, उस पे उसकी वजह से उनकी दोस्ती थी, करीबी थी। और जो उसके पति को भी मालूम था, ऐसा तो नहीं था कि उनके पति को नहीं मालूम था। तो आप लोग गलत देखते हो, उसके पति ने तो कभी गलत नहीं देखा, उनकी बेटी ने तो कभी अपनी माँ को गलत नहीं देखा। आप गलत देखते हो। तो आप किसी दूसरे के संबंध में कैसे कीचड़ उछाल सकते हो, जबकि आप जानते नहीं, उसके पति को, उसकी बेटी को, सबको पता है कि उनके संबंध दोस्ती के थे, अच्छे दोस्त थे। उनकी विचारधाराएं मिलती थी, वो विचारधार अपनी बात करते थे, विचारों पे बात करते थे। तो आप उनको गलत ढंग से लेते हो, तो आपकी मानसिकता बताती है कि आपकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है, छोटी मानसिकता है। तो आ उसमें तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के नेहरू जी ने लगवाया था। 370 के पर तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। 370 के टाइम, जिस टाइम 370 का वो किया गया, तब तो नेहरू जी तो इंडिया में ही नहीं थे, वो अमेरिका में थे, दौरे पे थे। और इसका जब वो 370 जब लिखा गया तो उस टाइम पटेल थे। पटेल उसके मेन वो आर्किटेक्ट थे, पटेल। और उस टाइम वो जो थे, क्या नाम है इनके, जनसंघ के, क्या नाम है, मुखर्जी, वो उस टाइम साथ में थे, वो मंत्री थे उस टाइम। तो वो तो बीजेपी के उस टाइम जनसंघ होती थी, जनसंघ के थे वो। तो जब वो लोग थे, उन्होंने लिखा, तब तक उसका विरोध किसी ने नहीं किया था। उसका विरोध तो बाद में शुरू किया है। जब तक तो जब लिखा गया तब तो किसी का विरोध नहीं था। और वो नेहरू जी को बाद में पता लगा कि 370 के साथ उनका विलय हुआ है। तो ये तो नेहरू का तो उसमें कोई रोल ही नहीं था, उसमें पटेल और वो दूसरे लोग थे। पटेल ने ही वो साइन किया था 370, ना कि लेकिन नेहरू ने। क्या लगता है कि जैसे अभी 370 हटा दिया गया है, क्या उसको हटाने से जो कश्मीर की समस्याएं थी वो खत्म हो गई हैं? 370 से कोई समस्या नहीं थी, और ना ही 370 हटाने से कोई समस्या हल हुई है। समस्या अलग है, वो 370 से कोई लेना देना नहीं है। 370 तो एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था ताकि बाहर के लोग वहां पे इन्फ्लुएंस ना डाल सकें, क्योंकि एक खतरा था, कश्मीर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। और अगर कश्मीर में 370 ना होता और दूसरे लोग आके वहां ठहरते, तो उस टाइम कोई पैसे वाला बिजनेसमैन, पाकिस्तानी एजेंट, अमरीकी एजेंट, बड़े बड़े पैसे लगा के वहां पे अपनी जमीन लेके वहां पे अपने प्रचार प्रसार शुरू कर देते। तो उसको एक रोकना बहुत जरूरी था कि ऐसे बॉर्डर एरिया में कोई बाहरी ताकतें जमीन ना खरीदें। कोई बाहरी, देखो, गद्दारी तो हर जगह होती है। गद्दार अगर कोई किसी इंडियन को ही पैसा दे के कोई गद्दारी के लिए लगा दे, आईएएस का वहां पे अभी सेंटर हाल बना ले, फिलहाल या में काफी सारे यूट्यूबर जो कि इंडियन थे, वो लड़की भी एक आध पकड़ी गई है ना, जो हाँ पाकिस्तान हाँ। न्यूज सप्लाई कर रही तो थी, उनको अब प्रोवाइड कर वही रही लोग अगर वही लोग कश्मीर में जमीन खरीद लें और वहां उनके सेंटर बना लें, तो उस पर कंट्रोल किया था ताकि वो कश्मीरी लोग रहें, बाहर का आदमी वहां पे कोई इन्फ्लुएंस ना डाल सके, ना वहां पे
कंट्रोल कर सकते। तो उसके लिए बनाया गया था, और उसको अगर हटा दिया तो उसका परेशानी ये आ सकती है कि कल को CIA या कोई भी दुनिया की बड़ी एजेंसी वहाँ पे पैसा लगवा के और अपने आदमियों को बैठा सकती है, और वहाँ की पूरी इंटेलिजेंस अपनी बना सकती है, कुछ भी कर सकती है वहाँ। पहले तो ये था कि वहाँ पे कोई बाहर का रह ही नहीं सकता था, तो इसलिए उनके विदेशी लोग वहाँ पे जा नहीं सकते थे इस तरह से। तो इसलिए वो जरूरी था, वो जरूरी इसलिए नहीं कि अलग से उनको राष्ट्र दे दिया था, ऐसा कोई नहीं था कि उनको राष्ट्र दे दिया था अलग से। ऐसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ ये था कि बाहर के लोगों पे कंट्रोल था, वो जमीन नहीं खरीद सकते। तो उसको रोकने की कोशिश की गई थी। बाकी वो तो नेहरू का उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका पटेल ही का है मेन तो। और पटेल तो चाहते भी नहीं थे कश्मीर इंडिया में मिले। अगर उनके पूरी रिपोर्ट पढ़ो तो पटेल चाहते थे कि वो कश्मीर ले ले पाकिस्तान, और जो है जूनागढ़ और हैदराबाद जो है उस पर अपना हक छोड़ दे और वो उसको साइन कर ले। लेकिन उस टाइम पाकिस्तान नहीं माना। पाकिस्तान कहता था कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें जूनागढ़ और हैदराबाद चाहिए। लेकिन जब ये बात नहीं बनी तो नेहरू जी तो चाहते थे कश्मीर रहे साथ में। वो इस बात पे अड़े हुए थे कि हम कश्मीर नहीं देंगे। तो नेहरू के अड़ियल संभाव की वजह से कश्मीर इंडिया में है, वरना पटेल वगैरह तो चाहते थे कि ठीक है चलो तुम कश्मीर ले लो और हम हैदराबाद और वो जूनागढ़ ले लेंगे। लेकिन नेहरू ने उस पर जो है कि नहीं, कश्मीर हम नहीं देंगे, क्योंकि नेहरू जी का अपना कुछ भावनात्मक लगाव था कश्मीर से, और उन्हें उसको बहुत अड़ियल उस पर कि नहीं कश्मीर नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए नेहरू की वजह से कश्मीर है, वरना पटेल तो तैयार हो गए थे उसको। डॉक्यूमेंट्स में सब में जो लिखा हुआ है कि उन्होंने बात की शुरू कर दी थी कि ठीक है तुम जूनागढ़ और वो जो है हैदराबाद को स्टेट का क्लेम छोड़ दो, और हम कश्मीर तुम्हारे को दे देते हैं। तो पाकिस्तान भी उस टाइम उस पर माना नहीं था। पाकिस्तान कश्मीर पे आज इसलिए मांगता है कि जूनागढ़ और हैदराबाद वो चाहता था, वो दोनों नहीं मिले, तो वो कहता ठीक है अब जो भी मिल रहा है अब तो कश्मीरी पर ले लो। देते तो कैसे होता कि बीच का हिस्सा आप बिल्कुल कंट्री का उठा के दे दोगे, तो बाकी तो का ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा उसके बीच में इसी पाकिस्तान है इसी तो। इसीलिए तो ये बात कर रहे थे ना कि पटेल कहते हैं कश्मीर एक साइड पे है और वहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी है, तो ठीक है वो हिस्सा अगर कट भी जाएगा तो हमारे को इधर बीच में दिक्कत नहीं आएगी, तो उसको। और दूसरा ये समझो ना कि हैदराबाद तो आजाद अपना अलग स्टेट ही चाहता था, वो तो अलग ही चाहता था, और जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान से मिलना चाहता था। तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह करके जनता से पूछा गया कि तुम इंडिया में रहोगे पाकिस्तान में, जबकि नवाब से नहीं पूछा गया। कश्मीर में क्या है, राजा से पूछा गया, जनमत नहीं हुआ। दोनों जगह अलग हुआ, उल्टा हुआ है। तो ये एक समस्या बनी हुई है कि जो कहते हैं कि नेहरू ने जनमत के लिए मान गए, वो जनमत पे इसलिए माने कि जूनागढ़ में भी तो जनमत कराना पड़ा था ना, और जनमत के आधार पे ही जूनागढ़ इंडिया इंडिया में मिला था। तो इसी बात पे वो माने थे। उस टाइम अगर जनमत हो जाता तो कश्मीर इंडिया में आ जाता, लेकिन उस टाइम पाकिस्तान जनमत कराने के तैयार नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि जनमत इंडिया के साथ जाएगा। तो उसने जनमत नहीं होने दिया उस टाइम। तो इसलिए नेहरू जानते थे कि जनमत इंडिया के साथ ही आएगा, और वो मान गए थे कि जनमत करा लो और इंडिया में आ जाएगा वो। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना उसको, जनमत को। तो वो जो है वो दिक्कत वहां से आई हुई है, उसको नेहरू का उससे कोई लेना देना नहीं था। और 370 जो है वो पटेल, और उस टाइम पटेल वगैरह जो थे उन लोगों ने ही उसको किया था। गांधी, नेहरू तो अमेरिका में दौरे पे थे। हम्म। और ये जब पाकिस्तान और इंडिया का जब बंटवारा हुआ था, ये तभी डिसाइड हो गया था जो वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में कि पानी सप्लाई की। ये तो बाद में हुई है, ये तो काफी बाद में नेहरू के उस टाइम में हुई है। उस जब तक हमारे रिलेशन थोड़े ठीक ठाक हो गए थे तो उस टाइम हुई थी ट्रीटी। तो उसमें कोई इंडिया और पाकिस्तान दो देश ही नहीं है, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक और दूसरे भी वो भी हैं, UN वगैरह का भी उसमें हस्तक्षेप है। उसमें कोई इंडिया अकेले का वो नहीं है, तो इसमें तो बहुत बड़ी वो थी, क्योंकि उसका कोई उससे लेना देना आज़ादी के टाइम की कोई बात नहीं है, वो बात की बात है। वो हम्म। तो नेहरू वगैरह के बाद में एग्रीमेंट हुए हैं, और उसके अंदर वर्ल्ड बैंक और वो सारे हैं जिन्होंने फाइनेंस लगाया, पैसा लगाया और सारा कुछ पाकिस्तान को वो किया। और उस पानी को हम रोक भी नहीं सकते थे, उसको रोकना मुश्किल भी था। उसको कहाँ ले जाते उतना पानी, क्योंकि जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसको निकालना भी पड़ता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए उसको रोकना भी अभी मुश्किल जैसे था। इस तो झगड़े के बाद रिसेंटली इन्होंने पानी बंद कर दिया है, तो उस उसमें लेकिन वहां जाने वाला पानी तो 3 नदियों से जाता है ना। 3 या 5 है, मतलब जितना भी जाता है वो पूरा पानी तो रोक नहीं पाए हैं, पूरा पानी तो रुक भी नहीं सकता वो। और पूरा पानी रोकेंगे तो उसको डाइवर्ट करने के लिए हमारे को बहुत पैसा कितने खरबों अरबों रुपए खर्च होगा उसको डाइवर्ट करने के लिए। तो हम्म। उसको डाइवर्ट करना इतना आसान नहीं है, उसके अंदर तो 10 15 20 साल लग जाएंगे अगर पूरा उस पर बांध बनाने पड़ेंगे, उस पर क्या क्या करना पड़ेगा, तो पूरी तरह रोकना मुश्किल है। और उसके बाद अगर
संबंध जैसे भी होंगे उस पर यूएनओ और उसके भी बीच में दूसरे देश भी बीच में आएंगे। उसमें अकेले इंडिया कोई डिसीजन करेगा ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और वहां जाएंगे तो फिर बात जो है कोर्ट तक पहुंचाएगी और फिर इंटरनेशनल मामला हो जाएगा ये। इंडिया क्यों नहीं चाहता इंटरनेशनल करना, क्योंकि तीसरा देश फिर बीच में आएगा। तो इसलिए अगर हम उसको रोकेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो इंटरनेशनल बनेगा, फिर वो जो है कश्मीर का मामला भी इंटरनेशनल बनेगा, वो सारे मामले इंटरनेशनल बन जाएंगे। और वही वो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान यही चाहता है कि इसको इंटरनेशनल बना दिया जाए ताकि चीन बीच में आ जाए। किसी तरह को वो चीन को बीच में लाना चाहता है इंटरनेशनल बना के। तो अमेरिका आए ना आए लेकिन वो चाहता है चीन इसमें आ जाए। तो इसलिए अगर हम कोई भी गलती करेंगे तो चीन बीच में आएगा इंटरनेशनल में, तो दिक्कत इंडिया को हो जाएगी। हम्म। तो इसलिए उससे बचने के लिए इंडिया कोशिश करता है कि वहां तक ना जाए बात। तो ये जो इंदिरा गांधी के जो टाइम में जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान इंडिया में, तो उसमें ये जो बांग्लादेश बनाया गया था, उसका विभाजन हुआ था, इसको करने हम्म। की क्या वजह थी? देखो हमारे दो दुश्मन दो माने गए ना, एक पाकिस्तान एक चाइना, दो ही लेकिन पाकिस्तान दो बॉर्डर पे था, एक ईस्ट एक वेस्ट। तो हमारे को जब भी लड़ाई पाकिस्तान से करनी होगी दो बॉर्डर पे लड़नी पड़ेगी, ईस्ट और वेस्ट, तो दोनों तरफ हमें को सेना चाहिए। और तीसरा चाइना, वहां पे भी हमें अपनी सेना को रखना है। तो हमारे पास तीन फ्रंट थे जहां पे हमारे को सेना को रखना पड़ता जरूरी था। बांग्लादेश बनने से हमें ये फायदा था कि बांग्लादेश छोटा देश है और हमारे साथ उसके संबंध सही रहेंगे, तो वहां से तो हमारा खतरा खत्म हो गया। अब हमारे को मिलिट्री है वहां से हटा के पाकिस्तान बॉर्डर पे ही लगानी पड़ेगी ना, ईस्ट हटा के वेस्ट भी लगेगी और चाइना में। तो हमारी मिलिट्री का खर्चा कम हो जाएगा, मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ हमारी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें अब दो बॉर्डर पे रहना पड़ेगा, अब तीन नहीं। उस टाइम तो हमें तीन बॉर्डर पे रहना पड़ता था ना। तो इंडिया को उसका ये फायदा था कि अगर बांग्लादेश बनता है तो हमारा एक जो है बॉर्डर सेफ हो गया, उधर से हम सेफ हो गए थे। और अभी भी सेफ है, बांग्लादेश तो अटैक करेगा नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, बांग्लादेश इतना ताकत नहीं है कि वो इंडिया पे अटैक करे। तो उस तरफ से तो हम सेफ हो गए ना। और बहुत बड़े बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, इतने बड़े बॉर्डर पे। और अगर वो चाइना के साथ मिल जाए तो हमारा ईस्ट का जो नॉर्थ ईस्ट है वो पूरा कट जाएगा। नॉर्थ ईस्ट जो है वो अगर चाइना और बांग्लादेश मिल जाते, उस पाकिस्तान अगर तब था, और वो मिल के अगर इंडिया को काट देते वहां से, तो नॉर्थ ईस्ट हाथ से चला जाता, पूरा चला जाता। तो इसलिए उसको अलग करना आसान अच्छा रहा कि तो वो अलग होने से हमारा नॉर्थ ईस्ट सेफ हो गया। पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया और बांग्लादेश अलग हो गया। तो अब चाइना बांग्लादेश के साथ मिलके तो अब इंडिया पे अटैक नहीं कर सकता। भले ही वो पाकिस्तान के साथ मिले, लेकिन बांग्लादेश के साथ अभी इतनी नहीं है कि वो बांग्लादेश के साथ मिलके कोई अटैक करे। अभी जिस तरह की गवर्नमेंट लोग कह रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, तो वो कह रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट में इस तरह से मतलब सपोर्ट किया जा रहा है मुस्लिम्स को, या उनको, उनका मतलब एक तरह से समझ ऐसा लग रहा है कि उनका इंटेंशन है कि वो अब बांग्लादेश के साथ इसको भी लेना, अलग देश बना लें, कोलकाता वेस्ट बंगाल को अलग करने नहीं, यहाँ से। बांग्लादेश बंगाल कभी भी अलग देश की डिमांड नहीं की, ना ही वो बन सकता। वो उनका जो है ना वो पूरे भारत को वो मानते हैं, वो हम कहते हैं तो पूरे भारत को मानते हैं। उनके अंदर ऐसी कोई वो टेंडेंसी, ऐसी कोई वो नहीं है। अगर ये कुछ है तो साउथ में है, लेकिन बंगाल में ऐसा कोई नहीं है। बंगाली अपने आप को पूरी तरह से हिंदुस्तानी मानते हैं और वो उनमें कोई भी अलगाव के वो है ही नहीं। तो इसलिए बंगालियों को ये सोचना कि वो अलग मांगेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बंगाली कभी भी अलग के उसके थे ही नहीं, तो ना ही वो अलग हो सकते हैं। उनके उनकी भावनाएं अलग हैं। विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस वो सारे पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए वो उनके नहीं, लोग साथ नहीं जैसे है। ममता बनर्जी के बारे में कहते हैं कि वो जिस उनकी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के वो रख रही है, मतलब इस तरह के इंटेंशन से चल रही है कि वो मतलब मुस्लिम्स को ज्यादा सपोर्ट कर रही है, तो उसके बावजूद भी देखा जाए तो गवर्नमेंट उन्हीं की आती है, लोग वोट तो दे ही रहे हैं। नहीं, वहाँ देखो मुस्लिम का सपोर्ट करे ना करे, मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे काफ़ी है। बहुत बड़ा इलाका है, मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है वहाँ। तो उसको सपोर्ट करे ना करे, उनको उनको हेल्प तो करनी, उनके साथ तो मिलना ही पड़ेगा। और वहीं क्या, वो हर जगह ही होता है। अब देखो यूपी अभी में भी हाल फिलहाल में टेर, क्राइम भी जैसे काफी वहां पे बढ़ गया है, मतलब लेडीज भी सेफ नहीं है, सेक्सुअल क्राइम और बाकी केसेस भी, दंगे भी ज्यादा हो रहे हैं, तो इस तरह की इस वजह से। देखो वहां पे जो है ना अलग तरह की पॉलिटिक्स चलती है वहां पे। थोड़ी गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स तो शुरू से चलती है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी रही हो या अब उसकी रही हो। वहां पे दबंगाई और ये सब जो है ना हाँ, वो वही चलता वो कह रहा रहे हैं, है। थोड़ा सा कम्युनिज्म का वो ज्यादा है वहां पर जो है ना। हाँ वो ज्यादा है। तो वो कोई आज से नहीं है, वो पहले से, वो जब कम्युनिस्ट थे तब भी था।
कम्युनिस्टों पे भी यही लगते थे कि वो जो है वो इस तरह से मुसलमानों को करते हैं, वो इस तरह से करते हैं। तो पहले कम्युनिस्टों पे लगते थे, अब कम्युनिस्ट के बाद इसकी ममता बनर्जी की गवर्नमेंट आई, उस पे लगते हैं, उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सब पे लगते हैं वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग अलगाववादी हैं या उनमें अलगाव का, वो तो पूरे हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए लोग हैं। अलगाववाद की जो जगह है उसमें दो तीन जगह है, एक तो साउथ है और एक ये है पंजाब का थोड़ा बहुत। अभी पंजाब का तो फिर भी दब गया है, काफी हद तक दबा हुआ है, और साउथ का भी खत्म ही है। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र या इस तरह की बात होगी तो फिर उसमें दिक्कत आएगी। लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है, बंगाल में वो क्राइम तो हर जगह ही क्राइम हो रहा है, क्राइम कहाँ नहीं हो रहा। देखो कौन सा स्टेट है जहाँ पे रेप नहीं हो रहे, कौन सी स्टेट है जहाँ नहीं हो रहे, हर स्टेट में हो रहा है। तो इसलिए उसको सिर्फ बंगाल से जोड़ के देखा जाए तो वो तो गलत है, हर स्टेट में हो रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, पंजाब हो, कहीं भी हो रहा है रेप तो हर जगह हो रहा है। औरतें कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कौन से स्टेट में सुरक्षित हैं औरतें? कहीं भी नहीं है सुरक्षित। तो इसलिए एक गवर्नमेंट को वो देना वो तो गलत है, वो तो सही नहीं है ना। इंदिरा गांधी पे जो सबसे बड़ा जो ब्लेम लगता है वो इमरजेंसी डिक्लेरेशन का लगता है। इमरजेंसी डिक्लेयर करने की क्या वजह थी, और पूरा सिनेरियो जो है उसमें काफी सारी चीजें हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम में। तो उसमें क्या क्या चीजें, मतलब जो जिसकी वजह से लोग ब्लेम करते हैं इंदिरा गांधी को। देखो इंदिरा गांधी को ब्लेम करना इमरजेंसी के लिए बहुत बहुत आसान है। इससे आसान कोई चीज ही नहीं है कि जब भी ये बात हो, कोई भी बात हो, इंदिरा गांधी पे ब्लेम कर दो कि उसने इमरजेंसी लगाई थी, और सारी बात खत्म कर दो कि भाई उसने इमरजेंसी लगाई थी वो गलत थी, और इसने कांग्रेस को ब्लेम लगा के वहीं पे बात खत्म कर दो। ऐसा जो है ना बहुत आसान काम है। लेकिन अगर इसको ढंग से समझना है तो इसके लिए वो इमरजेंसी तो 1975 में लगी है ना। तो उससे पहले हमें जाना पड़ेगा कम से कम 1967 में। ये चीज जो है ना, जैसे महाभारत की लड़ाई के लिए हम सिर्फ दुर्योधन को ही दोषी ठहरा दें, और दुर्योधन और उस पे उसके बीज तो बहुत पहले पड़े थे महाभारत के। इसी तरह ये जो इमरजेंसी के बीज है ना, ये ऐसे बीज नहीं है कि वहां पे सिर्फ 1971-72 के बाद पड़ने शुरू हुए और 75 में जाके इमरजेंसी लग गई, ऐसा नहीं है। इसके बीज पड़ गए थे 67 के आसपास, 1967-65 के आसपास पड़ने शुरू हुए थे, और जो आगे बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंचे हैं। तो इस पे तो बहुत बड़ी डिस्कशन होगी, क्योंकि इस पे सिर्फ इमरजेंसी की बात नहीं होगी, इसमें पहले बात होगी जब कांग्रेस पार्टी को दो विभाजन हुए वहां पे इंदिरा गांधी के टाइम में, जिसमें मोरारजी देसाई और वो जो है अलग हुए और दो नई कांग्रेस बनी और वो बनी। इसके वहां से शुरुआत होती है इसकी, जो इमरजेंसी की बात आएगी ना। क्योंकि इमरजेंसी के अंदर कौन लोग थे वो जिन्होंने इमरजेंसी के कारण बनाए। उसमें इंदिरा गांधी एक है, लेकिन उसके साथ दूसरे जो अपोजिशन में उस टाइम थे, मोरारजी देसाई और वो लोग थे। वो कौन थे लोग? वो 1967 में जिनको कांग्रेस से अलग कर दिया गया था, जिनको पावर से हटा दिया गया था, वो लोग थे। वो लोग जब वो उससे इंदिरा गांधी से ज्यादा पावरफुल होते हुए भी हार गए थे इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी ने एक पार्टी तोड़ दी, तोड़ने के बाद इंदिरा गांधी जीत गई। तो वो जो जीत हुई उसकी, और उसमें जो बड़े बड़े नेता थे, मुरारजी देसाई जैसे जो ओल्ड कांग्रेस बना के चल रहे थे, वो चाहते थे कि वो जीतेंगे, लेकिन वो नहीं जीत पाए। तो वहां से शुरुआत होती है इंदिरा गांधी के साथ उनकी दुश्मनी की, और वो जाके आगे बढ़ती है वहां पे जब इमरजेंसी लग जाती है। तो इस पे जब बात करेंगे तो इस पे हम वहां से बात करेंगे 1967 से। 1967 से शास्त्री जी की, बल्कि नेहरू जी की डेथ के बाद से ही बात करना उचित होगा, तब तुम पूरी तरह से समझ पाओगे कि नेहरू जी की डेथ के बाद कैसी सिचुएशन बन रही थी भारत की, और किस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स जा रही थी, किस तरफ जा रही थी। तो हम्म। वहां से जब समझेंगे तब जाके इमरजेंसी पे बात हो पाएगी। जो बीच में अगर सिर्फ दोष ही देना है तो ठीक है, उस पर दोष दे दो, हमने इमरजेंसी लगाई थी, तो बात खत्म हो गई। इतनी बात पे तो सभी मान जाएंगे, हाँ इमरजेंसी लगाई थी, उसमें कुछ गलतियां हुई थी, उसमें ऐसा हुआ था, बात खत्म हो गई। लेकिन कहाँ से उसकी शुरुआत होती है, कैसे वहां पे पॉलिटिक्स चल रही थी, किस पॉलिटिक्स के आधार पे इमरजेंसी तक बात पहुंची, वहां से शुरू होगी नेहरू की डेथ के बाद से। तब उस पर बात करेंगे, उसमें पूरी, इसमें बहुत लंबी बात डिस्कशन होगा, उसमें तो बहुत सारी चीज लेनी पड़ेगी, एक चीज नहीं और आएगी इंदिरा इसमें। गांधी को जो मारा गया था वो उसका बीज भी यहीं से निकला है। है जो इंदिरा एक, गांधी को मारा गया था उसका बीज भी इसी से निकला है। नहीं इंदिरा गांधी को मारने का बीज भी कह सकते हैं, वहां से नहीं निकला, लेकिन वो मैंने जो बताया, जो सिख मूवमेंट जो शुरू हुआ था 1920 में अकाली दल का, वहां से है। जब ताराचंद ने अकाली दल की स्थापना की और उन्होंने सिख सूबे की, जो पंजाबी सूबे की डिमांड की, उसी का एक नेता था, उसी में उनके साथ का एक आदमी था जिसका नाम है
क्या नाम है उसका, चौहान था, जगजीत सिंह चौहान। जगजीत सिंह चौहान जो है 19 इलेक्शन वगैरह लड़ा अकाली दल से। उसके बाद वो खालिस्तान का नाम ही उसने दिया, खालिस्तान मूवमेंट, और खालिस्तान को चलाने वाला जगजीत सिंह चौहान है। और वो जो है वो इंग्लैंड चला गया था, उसके बाद वो बाहर निकल गया और वहां से वो इस मूवमेंट को चलाता रहा। तो जगजीत सिंह चौहान को अगर जोड़ेंगे तो वो अकाली दल से जुड़ता है वहां से, जब ये पंजाबी सूबे की बात हुई थी। तो पंजाबी सूबे की बात को इससे जोड़ के लाना पड़ेगा, वहां से तारा सिंह से लाके अकाली दल का वो जो पंजाबी सूबे की डिमांड थी, उसके बाद क्या हुआ, तब से जुड़ेगा, तब जाके वो इंदिरा गांधी की डेथ तक बात जाएगी। वो भी बहुत पहले बीज हैं, वो भी बहुत पुरानी कहानी है। वो ये है ना 1920 से आसपास से शुरू हो जाती है। तो वो भी उसमें कई नाम आते हैं उसमें, एक तो ये जगत सिंह चौहान का नाम आता है। एक शाहबेग, शाहबेग थे, जनरल थे, मिलिट्री के थे। वो जो है उसके साथ मिल गए थे, क्या नाम है, जो खालिस्तान का था ना, वो जिसको मारा वहां पे गोल्डन टेम्पल में, भिंडरावाला। भिंडरावाला। भिंडरावाला की जो फौज और उसको तैयार करने में शाहबाग थे। शाहबाग जो थे वो पहले मिलिट्री में थे, भारतीय मिलिट्री में थे, और वहां से उनको निकाला गया था। उसके ऊपर भी बहुत बड़ी बात होगी, उस पर बात करेंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने उसको ज्वाइन किया, उसकी पूरी मिलिट्री तैयार की, उसका सारा वो किया, जिसकी वजह से काफी इंडियन मिलिट्री को नुकसान हुआ। जब ब्लू स्टार हुआ तो उसकी, उसने पूरी अंदर से अच्छे ढंग से तैयारी, वो तो खुद मिलिट्री का आदमी था ना, उसने पूरी तैयारी की थी मिलिट्री के हिसाब से। उनने सारा कुछ उसी ने करा था, वो शाहबेग ने। तो शाहबेग पे भी बात आएगी फिर उसमें। शाहबेग है, जगत सिंह चौहान है, तारा सिंह है, ये कितने नाम आएंगे उसमें जिन पे बात करनी पड़ेगी। तो वो भी बीज तो बहुत पहले के हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक उठे थे। कोई अचानक खालिस्तान का मूवमेंट नहीं शुरू हुआ, वो मूवमेंट बहुत धीरे धीरे से चल रहा था, तो एकदम बढ़ गया वहां पे उस टाइम में। तो हम्म। उस पे भी बहुत लंबी बात होगी अगर हुई तो। आजकल भी अगर देखा जाए तो कहीं जैसे पंजाबी स्टार्स हैं या पंजाबी गाने आते हैं जो आजकल पॉप सॉन्ग्स हैं, लोग तो खैर एंजॉय करते हैं शादियों में, बारातों में, सब जगह। लेकिन अगर उनकी लिरिक्स सुनो या उनके जो वीडियो भी बनते हैं, जीप वीप चलाने की बातें होती हैं, रिवॉल्वर उठाने की बातें होती हैं, कहीं कहीं जगह पर कुछ डायलॉग्स जो कि क्लेम्ड लोग करते हैं, ऐसे क्लेम कि वो डायलॉग भिंडरावाला की स्पीच से लिए गए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं इसको सॉफ्ट तरीके से सपोर्ट तो किया ही जा रहा है इस पूरे मूवमेंट को। तो उस तरीके से मान सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन सारे तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हो भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में भिंडरावाला के सपोर्टर ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, कुछ तो हम्म। लोग होंगे ही, कुछ तो सपोर्ट करते। हर हम्म। चीज के सपोर्टर होते हैं। अब ये देखो, पाकिस्तान के सपोर्टर क्या इंडिया में नहीं होंगे? जरूर होंगे, कुछ मुसलमान होंगे, कुछ हिंदू होंगे। अब हिंदू कितने पकड़े भी गए हैं जो गद्दारी, जो उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं होते, सब जगह कुछ ना कुछ तो अब रहते ही हैं। तो ये भी है ना कि जैसे अब आमिर खान टर्की जाता आता रहा है, उसके अच्छे रिलेशंस रहे हैं टर्की में। तो हम्म। अब लोग क्या है कि अगर हम आमिर खान की कोई मूवी देख लें तो लोग उस पर भी बोल देते हैं कि ये देशद्रोही है, ये आमिर खान की मूवी देखता है। देखो, टर्की तो हमारे प्रधानमंत्री भी गए हैं, हम्म। हमारे नहीं, प्रधानमंत्री भी गए हैं, मेरे उनकी भी कहने अच्छी का मतलब दोस्ती ये थी। है कि आप एक जगह तो चलो बॉर्डर का इशू अलग जगह है, लेकिन अब मान लो पाकिस्तान का म्यूजिक यहाँ पर सुनते हैं हम लोग, है ना, हम्म। या हम हम्म। चाइना का सामान खरीदते हैं यहाँ पे, या हम हम्म। लोग आमिर खान है, शाहरुख खान है, इन लोगों की मूवीज देखते हैं। तो यहाँ पर हम्म। तो एक तरह से समझ लो कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर नीड। भाई, हम्म। इंडिया में अच्छा प्रोडक्ट मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलेगा तो हम चाइना का खरीदते हैं क्योंकि सस्ता मिलता है, हम्म। अच्छा भी होता हम्म। है। हम्म। म्यूजिक जो है, पाकिस्तान का म्यूजिक अच्छा होता है तो पाकिस्तान का म्यूजिक यूट्यूब पे आता है, कल को भाई बंद करा हम्म। देंगे तब तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अभी आता है तो सब सुनते हैं। तो देखो, आर्ट को और इन चीजों को राजनीति से अलग रखना चाहिए। हम्म। सबसे बड़ी बात यह है, आर्ट तो होता है वो फ्रीलांसर, वो फ्री होता है, उसमें उसमें कोई राजनीति नहीं होती, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, उसकी कोई बंधन नहीं होता। वो पूरे दुनिया का है, उसमें किसी एक राष्ट्र का कब्जा नहीं है कि हमारा म्यूजिक है तो दूसरा नहीं नहीं, सुन लोग सकता, ये या कहते हैं ना हम क्यों। कि आप उनकी मूवी देखोगे, उससे उनको पैसे मिलेंगे, फिर वो पैसे से वो फंडिंग करेंगे इन एक्टिविटीज के लिए जो यहाँ पर टेररिस्ट होते हैं, ये होते हैं। देखो, फंडिंग करना वो बात अलग है, लेकिन अगर हमारे को वो विचारधारा भी छोड़ दो उसकी, लेकिन एंटरटेनमेंटर जो है वो जो है पूरे दुनिया के होते हैं उसमें। अब पैसा तो वो कमाएंगे, तो वो अपने खर्चे के लिए कमाएंगे या उसके लिए कमाएंगे? उनको कितना पैसा मिलता है कि वो दे पाए? ये जो पैसा फंडिंग होती है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन से होती है, छोटे मोटे एक्टर कितना फंड कर लेंगे?
आप ये बताओ कि एक एक्टर को अगर 2-4 लाख 10-20 लाख भी मिल गए तो कितना फंड कर पाएगा इनको टेररिस्टों को? वो अपना घर चलाएगा, अपने मेंटेनेंस करेगा, अपनी लाइफ को चलाएगा, या वो आजकल इनको के फंड करेगा? आजकल के एक्टर्स तो 100-200 करोड़ से कम नहीं कमाते एक मूवी से। हाँ, तो 100-200 उनके खर्चे भी तो देखो ना, फिर उनके खर्चे कितने हैं, उनका जो लिविंग स्टाइल है वो कितना है, उनके बंगलों की कीमत देखो कितने कितनी अब इस कीमतों में बार है। देखो, ये जितने भी हैं खान, आमिर खान, ये इन लोगों ने कुछ नहीं बोला इस पूरे मुद्दे पे, ऑपरेशन सिंदूर से लेके इस पूरे मुद्दे पे कुछ नहीं बोला, तो लोग इनको देशद्रोही बोल रहे हैं। जब कभी ये कुछ बोल देते हैं तो भी लोग देशद्रोही, मतलब लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते कि ये बोलें, वो ये चाहते हैं कि वो बोले जो हम सुनना चाहते हैं। मतलब अगर वो अगर अपनी बात एज इट इज रखना चाहें तो वो नहीं रख सकते, तो ये तो तानाशाही हो गई ना। वही वही बात है ना कि आजकल लोग ये चाहते हैं कि जो भी बोले वो मेरी बात बोले, दूसरे की विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। जबकि हमारे यहाँ जो हमारी वैदिक परंपरा है उसमें दूसरे के विचारों का स्थान है। जितने भी तुम अगर दर्शन शास्त्र पढ़ोगे उसमें दो आदमियों के जो है ना कि एक एक ने जो है अपना बात रखी है, दूसरे ने उसकी बात को काटा, दूसरे ने फिर उसका जवाब दिया। वो पूरे उनमें वार्तालाप है, उनमें बातचीत हुई है, उसके बाद वो दर्शन शास्त्र बन के आए हैं। तो हमारे यहाँ ये तो बातचीत की वो पहले थी। अब उसको खत्म करके तुम कहोगे नहीं एक ही विचार है, मैंने जो कहा है वही सही है। तो वो अब तो वही है फिर ना, जैसे अब मान लो कोई कोई हिंदू संगठन है, वो कुछ करवा रहा है, अब वो हिंदुओं के पास आए, कोई जो है वो नहीं इतना धर्म को मानता, वो कुछ ना बोले तो कहेंगे कि ये तो कुछ बोलता नहीं है, इसका कोई मत नहीं है हमारे इसके ऊपर। और फिर अगर वो बोल दे कि मैं तो इन चीजों को नहीं मानता हूँ, तो भी तुम्हारा वो हर्ट हो जाएगा, सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे। तो भाई मतलब वो चाहते हो कि वो बोले, लेकिन वो हमारे ही फेवर में बोले। बस वही बात है ना कि अभी क्या है कि सब कुछ एक कर दो, सब कुछ एक सा बना दो, एक रंग कर दो, एक चीज कर दो, एक विचार कर दो। तो वो तो कभी भी संभव नहीं है, कभी भी संभव हो ही नहीं सकते। ना तो एक विचार हो सकते हैं, ना एक तरह का हो सकता। पूरी प्रकृति जब एक नहीं है तो और दूसरा आप ये कैसे भी है विचारों को एक कर कि सकते हो? आजकल क्या होता है कि कोई अभी तक लड़की कोलकाता में अरेस्ट हुई है, उसने कुछ मोहम्मद के बारे में, उनके कुछ बोल दिया इस्लाम के उसके ऊपर, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया, मतलब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। हम्म। तो अब उसके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और लोग भी बोलते हैं, हिंदू धर्म के बारे में भी बोलते हैं। जो ज्यादातर जो हिंदू धर्म के ऊपर बोले हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडियन, या वो जो है कुछ एक आध को छोड़ के जो बोले हैं उनको जेल भी जाना पड़ा है, हम्म। लेकिन ज्यादातर हिंदू थे। अब हम्म। एक हिंदू जो है वो अपने धर्म के अंदर तो कोई चीज, अपने धर्म के ऊपर तो कुछ बोल ही सकता है, दूसरे के धर्म पे हम्म। बोल रहा है, इसलिए ऑब्जेक्शनेबल था ना कि आपने हम्म। हिंदू होके मुस्लिम धर्म के ऊपर कुछ बोल दिया। अपने धर्म में तो हम भी किसी चीज को क्रिटिसाइज कर लेते हैं अपने धर्म में, क्योंकि हमारे को अपने धर्म के बारे में पता है। हाँ, वही बात है कि देखो जब हिंदू मैरिज एक्ट बना या हिंदू लॉ बना जो हिंदुओं के लिए बना इंडिया में, उसमें बहुत सारों को लोग हो गया कि एक का क्यों नहीं बनाया मुसलमान, अब जो कह रहे हैं कि अब एक करना चाहिए, पूरा लॉ एक करना चाहिए, मुसलमान हिंदू सब एक करना चाहिए। उसका क्यों कारण था? उसका कारण यही था कि वो माइनॉरिटी में है और हम मेजोरिटी में हैं। हम अपनी मेजोरिटी में अपने लोगों में जो सुधार करना चाहते हैं वो करेंगे। अब वो लोग अपना सुधार वो खुद करेंगे। उनके उनके अगर 3 तलाक की प्रॉब्लम है, उनके यहाँ कोई भी समस्या है, वो लोग उनके लोग बैठे हैं, वो अपने लोग कर रहे हैं। तो हम हिंदू समाज की नहीं करेंगे ना, हम क्यों दूसरे समाज की नहीं करेंगे? दूसरा समाज अगर चाहता है कहीं अपना कानून जो बनाना वो अपना कानून बनाए, हम तो अपने कानून को देखिए ना। वही हाँ, राष्ट्रीय कानून एक होगा, क्रिमिनल कानून एक होगा, लेकिन जो बाकी स्वतंत्रता है, जो रिलीजियस स्वतंत्रता है, वो सबकी बराबर है। तो अपने अपने रिलीजन में तुम करोगे ना।